नमस्कार, मैं सुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नोएडा विधायक अमित चाचा ने स्पिनिंग मिल को फिर से शुरू करने और कार्मिकों को हथबंधन में लगाने का विधानसभा में जोर शोर से उठाया मुद्दा। बच्चे यूक्रेन में फंसे, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। यूक्रेन में फंसे छात्र छात्राओं की वतन वापसी की मांग। केंद्रीय बजट का विरोध, जलाया प्रधानमंत्री का पुतला। सेंट्रल वेयर हाउस के गोदाम के समक्ष हुई सभा। योजनाओं को धरातल पर उतार, दिव्यांगों को लाभ दिलाना प्राथमिकता। राज्य विशेष योग्यजन आयोग के नवनियुक्त आयुक्त उमा शंकर शर्मा ने किया नवज्योति मुखर्जी पुनर्वास संस्थान पंच प्यारों की अगुवाई में निकाला गया नगर कीर्तन। शहीदी समागम के उपलक्ष्य में 27 को होगा मुख्य समागम। अब खबरें विस्तार से। यूक्रेन में फंसे भारत के छात्र छात्राओं को लेकर परिजन चिंतित है। वे अपने बच्चों की सकुशल भारत वापसी की आस लगाए बैठे हैं। इस आस में उनका रो रो कर बुरा हाल है। शुक्रवार को आसपास के क्षेत्र के वे नागरिक जिनके बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उन्हें वापस भारत लाने की गुहार लेकर जिला प्रशासन के पास पहुंचे। इन नागरिकों ने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम डॉक्टर अभी गर्ग से मुलाकात कर उन्हें प्रधानमंत्री को नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर माकपा के जिला सचिव रघुवीर सिंह वर्मा ने कहा कि यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। इसमें हनुमानगढ़ जिले की भी छात्र छात्राएं शामिल हैं। जिला मुख्यालय के नजदीकी गांव मक्कासर निवासी छात्र दलजीत सिंह पुत्र गुरदीप सिंह कुम्हार भी करीब 3 माह पहले ही शिक्षा ग्रहण करने के लिए यूक्रेन गया था, लेकिन अब यूक्रेन में युद्ध के हालात पैदा हो चुके हैं। हवाई जहाज का किराया भी काफी बढ़ा दिया गया है। इस कारण दलजीत सिंह सहित कई छात्र छात्राएं यूक्रेन में फंस गए हैं। इन बच्चों के परिजनों को भारतीय दूतावास से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा। इस कारण यूक्रेन में फंसे भारत के छात्र छात्राओं के साथ ही उनके परिजनों में भय और अनिश्चितता का माहौल है। ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री से मांग की गई कि भारत सरकार इस मामले में हस्तक्षेप कर यूक्रेन में फंसे छात्र छात्राओं के साथ भारतीय नागरिकों को सही सलामत लाने की व्यवस्था करें। आज हमने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा जो 20,000 नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिसमें ज़्यादातर छात्र हैं और जो एजुकेशन के लिए, मेडिकल इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए वहाँ गए हुए थे, तो उनको लेकर हमने ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री के नाम और मांग की है प्रधानमंत्री से कि भारत सरकार इसमें उस स्तर पर अपने कार्रवाई करते हुए जहां 20,000 करीब जो छात्र हैं उनको वापस भारत लाने का काम करे, जिसके लिए जो कूटनीति के प्रयास है वो भी होने चाहिए। और यहाँ जो एयरलाइंस ने जो ठगी मचा रखी है प्राइवेट कंपनियों ने, उन कंपनियों की ठगी रोकते हुए भारत सरकार विशेष विमान अपने भेजते हुए 20,000 नागरिकों को, 20,000 हमारे युवा जो देश का भविष्य है छात्र, उनको वापस लाने का काम करें। सर, मेरा भतीजा है जी, 3 माह पहले गया था, दलजीत सिंह। तो बच्चे के पास पैसे भी ख़त्म हो गए हैं, खाने पीने की भी दिक्कत आ रही है बच्चे को। तो उसे सरकार से हमारी यही निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारे बच्चे को वहाँ से निकाला जाए। उसके साथ दूसरे भी जो हमारे भारतीय बच्चे हैं उनको भी बाहर निकाला जाए ताकि वो सुरक्षित अपने घर पहुंच सके। उधर जंक्शन के गांधीनगर निवासी पूर्व पार्षद परमजीत कौर सोनी और अमरजीत सोनी का पुत्र जॉफी जोरा भी यूक्रेन में फंसा हुआ है। पूरा परिवार उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। जॉफी जोरा की माता के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। अमरजीत सोनी के अनुसार उसका पुत्र जॉफी जोरा यूक्रेन के खार्किव में 5 साल से MBBS कर रहा है। उसकी भारत वापसी के लिए 24 फरवरी की टिकट बुक करवाई। 23 फरवरी को उसका पुत्र जॉफी जोरा खार्किव से यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए रवाना हुआ। 24 फरवरी को सुबह 6 बजे एयरपोर्ट पहुंचा तो पता चला कि एयरपोर्ट बंद है। इसके बाद जॉफी के जरिए भारतीय दूतावास पहुंचा। भारतीय दूतावास में करीब 250 बच्चे हैं। अब उसका बेटा भारतीय दूतावास के पास एक स्कूल में रह रहा है। भारतीय दूतावास उसकी मदद कर रहे हैं, खाना उपलब्ध करवाया जा रहा है। उनकी अपने बेटे से लगातार बातचीत हो रही है। जॉफी खुद के सुरक्षित होने की बात कह रहा है, लेकिन उनमें अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर भय बना हुआ है। जॉफी जोरा भी जल्द से जल्द वहां से निकालने की मांग कर रहा है। अमरजीत सोनी ने भी केंद्र सरकार से मांग की कि उसके बेटे की भारत वापसी करवाई जाए। बैठे सोरे बैठे कहीं बैठे अजय तक को रिपोर्ट आई नहीं भी की करना की नहीं करना। पहले तो कह रहे सी हंगरी को लेके जाएंगे, हंगरी दिक्कत है पॉसिबल हो नहीं पाता, रोड डिसाइड नहीं कितना ना कि में लेके जाएंगे। हंगरी ने परमिशन दे दी, बॉर्डर्स खोलते बट उन्होंने ट्रांसपोर्ट का पॉसिबल नहीं हो पा रहा उधर। हंगरी तो ट्रांसपोर्ट के भी गरीब बच्चे थे। अच्छा, कितने बच्चे होते थे? हाँ जी।
कितने बच्चे हो? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆਲਮੋਸਟ 400 ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗੇਜ ਪਏ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੀਚੇ ਰਖਵਾਏ ਆ। अच्छा लगे हुए हैं। ਪੂਰੇ ਕਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਈ ਉੱਥੇ ਚਾਰजिंग ਪੁਆਇੰट्स ਵਗੈरह ਦੇ ਰੱਖੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਲਗੇਜ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਹੈ, ਫਰਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਜਮਾ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ। बच्चा जोफी जोड़ा जो कि खारखीर में पढ़ता है अभी भी वहीं पे, उसकी मैंने 20 तारीख की रात को टिकट बनाई। मोदी जी ने ऐलान किया था 22, 24, 26 को हमने वहां से एयर इंडिया के विमान उड़ेंगे। तो मैंने 20 तारीख की रात को उसकी टिकट करवाई। बोले 22 तारीख की तो सारी बुक हो गई है, 24 तारीख की टिकट बना देते हैं। मैंने कहा जी बना दो। उन्होंने टिकट बनाई। 23 की रात को मेरा बच्चा खारकीव से कीव के लिए चला, बोरिसफील्ड के लिए। बोरिसफील्ड से उसकी फ्लाइट थी। 24 को सुबह 6 बजे जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो उसका बस आगे निकल पड़ी। तो वो बोला मेरे को यहाँ उतरना है। तो बोले कि नहीं एयरपोर्ट बंद है। तो उसका फोन मेरे पास आया कि पापा एयरपोर्ट बंद हो गए। मैंने कहा यार गलत बात होगी, चलो देखते हैं। बोले टेम्परेरी बंद हुए हैं। थोड़ी देर आगे गया तो कीव में उनको उतार दिया गया बस अड्डे पे। इंडिपेंडेंटली वो बोले जहीं मर्जी जाओ, बंकरों में जाओ, कहीं मर्जी जाओ, अटैक हो गया है, पुतिन ने अटैक कर दिया है। उसके बाद में मेरे बेटे समझदार है, वो मेट्रो स्टेशन पे गया। वहां से उसने मेट्रो पकड़ के इंडियन एम्बेसी चला गया। इंडियन एम्बेसी में तकरीबन वहां पे 200-250 बच्चा है। अब वो इंडियन एम्बेसी के पास में एक स्कूल है, वहां पे रह रहा है। मन घबरा रहा है, बेटे को जल्दी घर लेके आना चाहते हैं। सरकार से अपील करते हैं कि वो जल्दी से कुछ करे और बेटे को घर पे ले। बेटे से बात हुई है? हाँ जी लगातार हो रही है। अब कैसा है वो तो ठीक है, पर हमारा मन नहीं टिक रहा ना। हम चाहते हैं हमारा बेटा हमारे पास हो जल्दी। एसडीएम डॉक्टर अभी गर्ग ने बताया कि यूक्रेन में फंसे छात्र के परिजनों ने ज्ञापन सौंपा है। जिला कलेक्टर को ज्ञापन भिजवाया जा रहा है। अभी मक्कासर ग्राम के कुछ लोग मिले थे कि इनका कोई रिश्तेदार है जो वो वहाँ यूक्रेन में फंस गया है, तो उसकी मदद के लिए और उसको यहाँ बुलाने के लिए उन्होंने ज्ञापन दिया है। तो अभी ये जो इनका लेटर है श्रीमान जिला कलेक्टर साहब को भिजवा रहे हैं ताकि इसे भारत सरकार तक पहुँचाया जा सके। जो बच्चे यहाँ हनुमानगढ़ से गए हुए हैं, अगर मैं उन अभिभावकों से भी अपील करना चाहूँगा कि अगर उनकी कोई डिटेल है तो वो अवेलेबल करवा सकते हैं ताकि हम वहाँ नाम भिजवा जा सके, भारत सरकार के पास नाम भिजवाया जा सके। नोहर विधायक अमित चाचा ने जिला मुख्यालय पर बंद पड़े स्पिनिंग मिल को फिर से शुरू करने और मिल के अल्प वेतन भोगियों को दूरस्थ स्थानों से हनुमानगढ़ में ही लगाने का मुद्दा विधानसभा में जोर शोर से उठाया। विधायक ने विधानसभा में कहा कि हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर बंद पड़े स्पिनिंग मिल जिले का बहुत बड़ी गंभीर विषय है। वर्ष 2013 से करोड़ों की लागत से स्पिनिंग मिल की मशीनों का आधुनिकीकरण किया गया था। क्या सरकार स्पिनिंग मिल को फिर से चालू करना चाहती है? इस पर सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना ने जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार स्पिनिंग मिल को फिर से चालू करने का विचार रखती है। स्पिनिंग मिल को फिर से शुरू करने को लेकर कोई प्रपोजल आता है कि मशीनें नई हैं और उसको चालू किया जा सकता है तो हनुमानगढ़ स्पिनिंग मिल को पीपीपी मोड पर फिर से शुरू करने पर विचार किया जा सकता है। नौहर विधायक चाचा ने मिल बंद होने के बाद राजस्थान के कोने कोने में लगा दी गई श्रमिकों की व्यथा को विधानसभा में उठाते हुए कहा कि स्पिनिंग मिल बंद होने के बाद 133 श्रमिक अन्य विभागों में राजस्थान के कोने कोने में मात्र 9,000 सैलरी पर कार्य कर रहे हैं। गंगापुर इकाई के कार्मिकों को 25 फरवरी 2021 को डीएलबी में समायोजित किया गया था। क्या सरकार हनुमानगढ़ स्पिनिंग मिल के 133 श्रमिकों को भी डीएलबी में समायोजित करना चाहती है? इस पर सहकारिता मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि जो श्रमिक अभी तक प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए हैं और अगर वे दूरस्थ स्थान पर हैं तो हनुमानगढ़ में किसी संस्थान में कोई स्थान खाली है तो उन्हें वहां लगा दिया जाएगा। इससे पहले सहकारिता मंत्री ने स्पिनिंग मिल बंद करने को लेकर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि श्रम विभाग से अनुमति प्राप्त कर स्पिनफेड इकाइयों को 22 जुलाई 2017 से विधिक रूप से बंद किया गया था। साथ ही 28 नवंबर 2017 को विभागीय आदेश के जरिए स्पिनफेड को भी आवश्यन में लाया गया था। उन्होंने बताया कि स्पिनिंग मिल हनुमानगढ़ बंद करने के समय हानि में थी। वर्ष 2015-16 की बैलेंस शीट के अनुसार सहकारी स्पिनिंग मिल हनुमानगढ़ 10,58,72,370 रुपए हानि में थी। खंड 1। जी हाँ, मंत्रिमंडलीय आज्ञा 131/2016 दिनांक 21/11/2016 के जरिए अनुमोदित मंत्रिमंडलीय ज्ञापन के बिंदु
संख्या 7/1 की अनुपालना में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत श्रम विभाग राजस्थान सरकार से अनुमति प्राप्त कर स्पिन फीड इकाई को दिनांक 22/7/2017 से विधिक रूप से बंद किया गया। विभागीय आदेश दिनांक 28/11/2017 के द्वारा स्पिन फीड को अवसायन में लाया गया। सरकारी स्पिन फीडिंग मिल हनुमानगढ़ बंद करते समय हानि में थी। वर्ष 2015-16 की बैलेंस शीट के अनुसार सहकारी स्पिनिंग मिल हनुमानगढ़ 10,58,72,370 रुपये की हानि में थी। बैलेंस शीट परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2 सहकारी स्पिनिंग मिल हनुमानगढ़ के बंद होने के समय 37 कर्मचारी एवं 685 श्रमिक कार्यरत थे, जिनमें से 56 श्रमिक रिटर्न श्रमिक अस्थायी श्रमिक की श्रेणी के थे। समायोजित कर्मचारियों श्रमिकों की सूचना निम्नानुसार है। 1. 37 कर्मचारियों में से 1 कर्मचारी विद्युत वितरण निगम में तथा 6 कर्मचारी स्वायत्त शासन विभाग में समायोजित हो चुके हैं। 29 कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हो चुके हैं और 1 कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है। 2. 685 श्रमिकों में से 451 श्रमिक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुके हैं तथा 3 श्रमिकों की मृत्यु हो चुकी है। 56 रिटर्न श्रमिक, 240 दिन से कम काम करने वाले अस्थायी श्रमिक, 40 श्रमिक विभिन्न संस्थाओं में समायोजित हो चुके हैं तथा 133 श्रमिक विभिन्न संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए हैं। शेष 2 श्रमिक कहीं पर भी कार्यरत नहीं हैं। पूर्ण विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड 3 वर्तमान में उक्त मिल को पुनः चालू करने का कोई प्रस्ताव सरकार स्तर पर विचाराधीन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह हनुमानगढ़ जिले का बहुत ही गंभीर इश्यू है। उक्त वक्त 3 मिलें बंद की गई थी, गुलाबपुरा, गंगापुर और हनुमानगढ़। 133 श्रमिक जो हनुमानगढ़ जिले की इकाई के अन्य विभागों में मात्र 9,000 रुपये में राजस्थान के कोने कोने में प्रतिनियुक्ति की है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से गंगापुर इकाई के कार्मिकों को 25/2/2021 को डीएलबी में समायोजित किया गया था, क्या सरकार हनुमानगढ़ के 133 कार्मिकों को भी डीएल में समायोजित करना चाहती है? इसके अलावा क्या सरकार जो करोड़ों रुपए से 2013 में आधुनिकीकरण मशीनों का किया गया था, उन मशीनों का क्या करना चाहती है? एवं इसके साथ ही मील पर कितना ऋण कौन कौन सी वित्तीय संस्थाओं का बकाया है? कृपया मंत्री महोदय जवाब। अगला प्रश्न से संबंधित कहाँ जा रहे हैं आप? माननीय मंत्री जी। सरकार ने सोच विचार के घाटे में चलने के कारण इन इकाइयों को बंद किया गया है, इसलिए आगे तो चलाने का अभी तक कोई प्रपोजल सरकार के पास नहीं आया है। लेकिन अगर माननीय सदस्य कोई ऐसा प्रपोजल लाते हैं कि मशीनें नहीं है और उनको चालू किया जा सकता है, तो पीपी मोड पर अगर कोई प्रपोजल देंगे तो विचार किया जा सकता है। और जो श्रमिक अभी तक प्रतिनियुक्ति पे लगे हुए हैं, अगर वो दूरस्थ स्थान पर हैं और आप ऐसा कोई सुझाव देंगे तो मान लो विभिन्न संस्थाओं में लगे हुए हैं और हनुमानगढ़ में ही अगर कोई इस संस्था में खाली स्थान है तो वहां लगा दिया जाएगा, ताकि अल्प वेतनभोगी व्यक्तियों को दूर काम नहीं करना पड़े। अगला प्रश्न। केंद्र सरकार के मजदूर, किसान और जन विरोधी बजट के विरोध में भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन की ओर से शुक्रवार को जंक्शन के औद्योगिक क्षेत्र से सेंट्रल वेयर हाउस के गोदाम के समक्ष प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। इस दौरान सभा का आयोजन भी हुआ। नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। मोदी राज हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मोदी राज हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मोदी राज हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। जो
हमारे पूरे सेंटर का प्रोग्राम अखिल भारतीय किसान सभा CI2 और मजदूर हमारी जो खेत सभा है इनका प्रोग्राम आज संयुक्त प्रोग्राम था। जो दोनों सरकारों ने जो बजट पास किए उसमें ना तो मजदूर के हित की कोई बात की है ना किसान के हित की बात की है। उसके खिलाफ आज पूरे देश में हमारे तमाम संगठन इसका विरोध प्रकट कर रहे हैं। इसके तहत हमने आज मुख्यमंत्री का यहाँ प्रधानमंत्री का पुतला जलाया है और हमारा इस बात का विरोध है कि बजट के अंदर मजदूर को किसान को कुछ नहीं देना। आप टाटा डालमिया और अडानी अंबानी को दोगे तो किसान और मजदूर इस देश में कैसे कामयाब होंगे, कैसे पनपेंगे। जैसे मनरेगा की बात थी, मनरेगा में भी 1 रुपया बढ़ा के ये श्रमसार से कई चीजें करे। जैसे रामेश्वर जी ने बताया था 1 रुपया, यार माल वाली बात होगी। बीड़ी का बंडल भी अगर बढ़ाते हो 3 रुपये ऊपर जाता है, लेकिन नरेगा क्या मजदूरी 1 रुपया बढ़ा रहे हो। ये सारी चीजें MSP का जो भाव है हमारे लागू नहीं हुआ। हमारा जो समझौता हुआ था दिल्ली में उसमें कमेटी को नहीं बुलाया गया और हम इस बात का विरोध करते हैं कि उनको तुरंत बुला के हमारे MSP के ऊपर भी बैठ के बात की जाए। राज्य और केंद्र दोनों इसमें दोषी हैं। मजदूरों का, किसानों का, खेत मजदूरों का बजट के खिलाफ प्रदर्शन है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है उस बजट के अंदर जो खेती का बजट 4.3% था उसको घटा के 3.8% ले आए हैं और जो समर्थन मूल्य पर खरीद थी वो भी 2,48,000 करोड़ रुपये से घटा के 2,37,000 करोड़ रुपये ले आए। इसी तरह से खरीद की जो 1286 मीट्रिक टन अनाज खरीदना था, 1286 लाख मीट्रिक टन अनाज खरीदना था, उसको घटा के 1207 लाख मीट्रिक टन पे ले आए। ये इसके साथ साथ जो फूड सिक्योरिटी के अंदर 2,86,000 करोड़ रुपये से कम करके 2,06,000 करोड़ रुपये रख ली। खाद की सब्सिडी कम कर दी। मनरेगा के अंदर जो 19-20 के अंदर 1,11,000 करोड़ रुपये था, 20-21 के अंदर इसको घटा के और कम कर दिया और अब की बार जो है 22-23 के अंदर तो 73,000 करोड़ रुपए की है। एक तरफ कह रहे हैं हम दिन बढ़ाएंगे, दूसरा कह रहे हैं शहरों के अंदर भी लागू करेंगे, ये कह रहे हैं गहलोत जी, पर वो कैसे करेंगे जब उसका बजट कम है। एक तरफ तो अडानी की संपत्ति 1 घंटे के अंदर जो है वो 90 करोड़ रुपए बढ़ती है और हमारे यहाँ स्थिति ये है कि ऐसी स्थिति के अंदर सरकार का जो बजट है पूरी तरह से टाटा बिरला और अडानी अंबानी का बजट है, उसके खिलाफ पूरे जो है हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप हर चीज़ में जो है कम कर रहे हैं, महंगाई को बढ़ा रहे हैं और जो सुविधाएं दे रहे हैं वो बिल्कुल ही कम कर रहे हैं। इसीलिए ये बजट जो है आम आदमी का बजट नहीं है, कुली बच्चों का बजट है, उसके खिलाफ हम कर रहे हैं। और 28-29 तारीख को पूरे देश के अंदर केंद्रीय ट्रेड यूनियन, किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा और खेत मजदूरों के संगठन जो है व्यापक और बड़ी ऐतिहासिक हड़ताल पर उतरेंगे। जन विरोधी मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जनता विरोधी गहलोत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेरोजगारी बढ़ाने वाले मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज पूरे प्रदेश और देश में CITU अखिल भारतीय किसान सभा और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन की तरफ से जो केंद्रीय बजट 2022 और 23 जो बजट आया है, मोदी सरकार ने बजट पेश किया और चाहे वो राज्य की सरकार ने बजट पेश किया, कि दोनों बजटों को अगर हम ध्यान से देखें कि दोनों के दोनों बजट जिसमें बहुत बड़ी कटौती तमाम जो हमारे, चाहे हमारे खाद्य सुरक्षा की बात करें, चाहे किसान की MSP की बात करें, चाहे वो तमाम सारी चीज़ें, वो सारा अभी पेट्रोलियम पदार्थों पर भी 11% की कटौती की है, जिससे आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल गैस के रेट और बढ़ेंगे। और जो हमारे किसानों के लिए 1 लाख करोड़, पिछला जो बजट था 1 लाख करोड़ रुपया, उसमें भी कटौती की है। जो FCI खरीद करती थी उसमें 28, पिछले बजट से 28% उसमें भी कटौती की गई है। नरेगा में जो हमारा बजट था उसमें भी कटौती की गई है। तमाम आम जनता, ये जो बजट है ये बड़े बड़े कारपोरेट घरानों के पक्ष का और आम जनता के खिलाफ है। इसलिए हमने तय किया था कि आज 25 फरवरी को पूरे देश और प्रदेश में इसके विरोध में, इस बजट के विरोध में जो बड़े बड़े सेठों के पक्ष में और आम जनता के खिलाफ है, यहाँ हम FCI के सामने प्रधानमंत्री मोदी का पुतला विरोध स्वरूप जलाएंगे। और आने वाले जो मार्च है 28 और 29 मार्च को
जो देशव्यापी आम हड़ताल है, जिसमें तमाम किसान, मजदूर और मेहनतकश जनता 2 दिवसीय हड़ताल को कामयाब करेगी। आज से ये शुरुआत है। जंक्शन स्थित गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह में सालाना शहीदी समागम के उपलक्ष्य में चल रहे कार्यक्रमों की कड़ी में शुक्रवार को शहर में नगर कीर्तन निकाला गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की छत्र छाया में निकाले गए नगर कीर्तन की अगुवाई पंच प्यारों ने की। नगर कीर्तन को फूलों की वर्षा कर जगह जगह स्वागत किया गया। कीर्तन में शामिल संगत का उत्साह देखते ही बन रहा था। नगर कीर्तन के दौरान फूलों से सुसज्जित पालकी में विराजमान श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष संगत ने शीश झुकाया। ट्रॉली पर सवार रागी जत्थों ने गुरु महिमा का बखान किया। बड़ी संख्या में सिख संगत नगर कीर्तन के साथ रही। पालकी के आगे नौजवान और बच्चे झाड़ू लगाते हुए पानी से सड़क की धुलाई करते रहे। सिख संगत के साथ ही अन्य धर्मों के नागरिक भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब के आगे नतमस्तक हुए। इस दौरान नगर परिषद की निर्माण समिति के अध्यक्ष सुमित रणवा, पार्षद गुरदीप चहल, बलराज तानेवालिया, पलविंदर कौर, सुलोचना कांडा, गुरुद्वारा सिंह सभा अध्यक्ष इंदर सिंह ने सेवा करने वाले सेवादारों को सरोपा भेंट किया। गुरुद्वारा साहिब के मुख्य सेवादार जरनैल सिंह मुती और मास्टर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि शहीद बाबा दीप सिंह के शहीदी दिहाड़े के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सालाना शहीदी समागम के उपलक्ष्य में 9 फरवरी से निरंतर प्रभात फेरियां चल रही थी। गुरुवार को प्रभात फेरी का समापन हुआ। शुक्रवार को नगर कीर्तन निकाला गया। 27 फरवरी को मुख्य समागम का आयोजन होगा। इससे पहले सुबह अखंड पाठों के भोग डाले जाएंगे। इसके बाद आयोजित होने वाले समागम में गुरु ज्ञानी गुरबाणी का बखान कर संगतों को निहाल करेंगे। गुरु का लंगर अटूट बरताया जाएगा। गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह जी हनुमानगढ़ जंक्शन विखे हर साल की तरह इस साल भी सालाना शहीदी समागम बड़ी श्रद्धा भावना ਨਾਲ मनाया जा रहा है। 1 फरवरी ਤੋਂ समागम की शुरुआत की गई थी। ਅੱਜ 25 फरवरी ਨੂੰ विशाल नगर कीर्तन संगतां ਦੇ सहयोग ਨਾਲ गुरु महाराज ਦੀ सवारी समेत शहर के जो ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਹੱਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ नगर कीर्तन निकालिया जा रहा है। संगतां ਦਾ बड़ा ही सहयोग है। संगतां ਵਿੱਚ बड़ा ही उत्साह है क्योंकि कोरोना तो बाद सच्चे पातशाह ने कृपा की और ये नगर कीर्तन जो हुण अज रवाना होया है सारे मुहल्ले में संगतां का बड़ा उत्साह चल रहा है। साडे मानयोग मुख्य सेवादार सरदार जरनैल सिंह जी मुती ते साडी प्रबंधक कमेटी वालों रूट पायलट साहिबान भाई जोगिंदर सिंह जी, भाई सुखमंदर सिंह जी अगवाई हेठ नगर कीर्तन बड़े ही सुचज्जे ढंग नाल गुरु महाराज की कृपा नाल चल रहा जी। 27 तरीक का विशाल समागम है। सारी संगत को बेनती है कि आप उस विच हाजिरी लगानी है जी। राज्य विशेष योग्यजन आयोग के नवनियुक्त आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय जंक्शन स्थित नवज्योति मुख बधिर और पुनर्वास संस्थान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त शर्मा ने संस्थान में व्यवस्थाएं देखी। नवनियुक्त आयुक्त उमाशंकर शर्मा नवज्योति मुख बधिर और पुनर्वास संस्थान में विशेष बच्चों के बीच पहुंचे। आयुक्त ने विशेष बच्चों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, स्कूटी वितरण योजना सहित दिव्यांगों के लिए शुरू की गई अन्य योजनाओं का लाभ नियमित रूप से प्रदेश भर के दिव्यांगजनों को दिलाना उनकी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। साथ ही सरकार की ओर से चलाई गई सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारकर
गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक रहने वाले विशेष योग्यजनों को भलीभांति पूर्ण रूप से इनका लाभ मिल सके। योजनाओं की परिणति सकारात्मक रूप से हो, ये प्रयास रहेगा। साथ ही कहा कि गृह जिला होने के नाते उनका विशेष रूप से प्रयास रहेगा कि हनुमानगढ़ में भी निःशक्त जनों के लिए अलग से कुछ कार्य हो। उन्होंने कहा कि निःशक्त जनों के समक्ष आने वाली समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। सरकारी कार्यालयों में निःशक्त जनों के लिए अलग से रैंप बने, नोटिस बोर्ड लगे होने सहित अन्य सुविधाओं के विषय पर विचार किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का कोटि कोटि आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने आज मुझे विशेष योग्यजन आयुक्त पद पर एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है। यह कोई एक छोटी सी बात नहीं है। एक सामान्य कार्यकर्ता को इतने बड़े पद पर विराजित करना, ये अपने आप में ही बहुत ही प्रशंसनीय है। आज हनुमानगढ़ मेरा गृह जिला है। जब प्रथम बार नियुक्ति के बाद जब यहाँ आया तो मेरे बहुत ही पुराने साथी विशम जी कौशिक, जिनके साथ मिलकर हम कई वर्षों से मूक बधिर दिव्यांग बच्चों के लिए सेवा में इनके साथ जुड़े हुए हैं। जो हमारा नवज्योति कल्याण संस्थान है, यह बहुत अच्छे से मूक बधिर बच्चों के लिए उनकी सेवा के कार्य में निरंतर प्रयासरत रहता है और नए नए नवाचारों की तरफ अग्रसर रहता है। यहाँ जो बच्चे हैं, इनकी प्रतिभा देखने लायक है, चाहे वो गायन हो या कला के क्षेत्र में हो। वह सभी भीष्म जी के द्वारा बहुत अच्छे से प्रशिक्षित किए जाते हैं और यहाँ आकर जब मैंने देखा आज, तो बहुत ही अच्छे तरीके से सभी बच्चों के लिए उनकी व्यवस्थाएं की हुई थी। उनकी सेवा के लिए बहुत अच्छे से कार्य किए जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है आगे भी भाई भीष्म कौशिक इसी तरीके से लगे रहेंगे। और इन्होंने कुछ आइडियाज़ हमें दिए हैं, जिन्हें मैं जयपुर जाकर देखूंगा और उस पर कुछ प्रस्ताव बनाकर जो होगा उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। संचालक भीष्म कौशिक ने नवज्योति मूक बधिर विद्यालय की व्यवस्थाओं के बारे में आयुक्त शर्मा को जानकारी दी। साथ ही मूक बधिर बच्चों के लिए कुछ सुझाव दिए। आभार श्री उमा शंकर जी शर्मा, निःशक्त जन आयुक्त। और जैसे ही वे बने और उन्होंने ये संकल्प लिया था कि बनते ही मैं जो है इन बच्चों के बीच में फिर से आऊँगा, क्योंकि आपका इस संस्थान से बहुत पुराना जुड़ाव है और उस जुड़ाव को और उस संकल्प को आपने आज यहाँ दोहराया और बच्चों के बीच में आए। ये बहुत ही प्रेरणा की बात है कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने आपको जो है आयुक्त निःशक्त जन के पद पर सुशोभित किया है। गौरतलब रहे कि राज्य सरकार की ओर से हाल ही में राज्य विशेष योग्यजन आयुक्त के पद पर उमा शंकर शर्मा को नियुक्त किया गया है। मूल रूप से टाउन के रहने वाले उमा शंकर पेशे से अधिवक्ता हैं और पिछले 15 वर्षों से जयपुर में रह रहे हैं, लेकिन उनके पिता भूपेंद्र सहित पूरा परिवार टाउन में ही रहता है। इससे पहले उमा शंकर शर्मा कांग्रेस निःशक्त जन प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक के पद पर रहते हुए दिव्यांगजनों के लिए संघर्षरत रहे हैं। ग्राम पंचायत जौड़किया में शुक्रवार को राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण एवं नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय के तत्वावधान में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इससे पहले कॉलेज के छात्र छात्राओं ने एनएम लाव पीजी कॉलेज में विधिक जागरूकता रैली निकाली। रैली को कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सीताराम व असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अजवर खान ने झंडी दिखाकर रवाना किया। दिनांक 25 फरवरी 2022 को गांव जोड़किया में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय विधिक जागरूकता और एनएम लॉ कॉलेज के संयुक्त माध्यम से, जिसमें उससे पहले छात्रों ने एनएम लॉ कॉलेज से एक विधिक जागरूकता रैली निकालकर लोगों को उनके अधिकारों के और उनके दायित्वों के बारे में जानकारी दी, जिससे वो अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। कैसे वो अपने अधिकारों को जान सकते हैं, कौन कौन से लॉ हैं जिनकी उन्हें जानकारी होनी चाहिए और किस तरह से वो अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने एक जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। इस रैली के बाद एक विधिक जागरूकता शिविर जो जोड़किया गांव में
पंचायत समिति के ऑफिस में रखा गया है। उसमें उसके संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण की जो लोक अदालत 12 तारीख को होनी है, उसकी भी जागरूकता अभियान डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कर रही है, जिसके थ्रू ये जागरूकता अभियान और ये जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय द्वारा आज अगले महीने 12 तारीख को मेगा लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत का जो आयोजन किया जा रहा है, उस संबंध में एक राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में अवेयर करने के लिए महाविद्यालय के छात्रों के द्वारा रैली का आयोजन किया गया है। यह रैली ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के वहाँ विधिक साक्षरता के रूप में लोगों को लोक अदालत के बारे में प्रचार प्रसार करेगी। लोक अदालत की विभिन्न योजनाओं के बारे में और लोक अदालत में किस प्रकार से व्यक्ति राजीनामे से अपने मामलों का निपटारा करवा सकते हैं, इन सब के बारे में आज हमने एक शिविर का भी आयोजन किया है, जो कि निसंदेह ग्रामीण वासियों के लिए और क्षेत्र के लोगों के लिए लाभदायक होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस राष्ट्रीय लोक अदालत से जुड़ें और अपने मामलों का निपटारा करवाएं। इस संबंध में इस रैली और शिविर का आयोजन किया जाए। टाउन से जिला अस्पताल के विकास और मेडिकल कॉलेज से संबंध 20 अस्पताल रखने की मांग को लेकर चल रहा नागरिकों और प्रशासन के बीच गतिरोध अब टूटता नजर आ रहा है। जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति की बैनर तले पिछले 92 दिनों से जारी नागरिकों के संघर्ष के बाद अब प्रशासन ने सकारात्मक रवैया दिखाया है। जिला प्रशासन के मध्यस्थता से संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल की चिकित्सा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वैभव गलरिया से जयपुर स्थित उनके कार्यालय में सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता हुई। वार्ता में प्रशासन की ओर से मेडिकल कॉलेज प्रभारी डॉक्टर काव्यात्रा, संघर्ष समिति की ओर से पार्षद प्रदीप एरी, पूर्व पार्षद देवेंद्र पारिक, उप सभापति अनिल खिच्चर, पार्षद मनोज सैनी, सुशील जैन, भगवान सिंह, भीम सिंह राघव आदि शामिल हुई। वार्ता में जिला अस्पताल व मेडिकल कॉलेज को लेकर हर बिंदु पर विस्तृत चर्चा की गई। वार्ता सकारात्मक रही। तय किया गया कि प्रशासन की एक तकनीकी विशेषज्ञों की टीम जल्द हनुमानगढ़ आएगी। जिन विषयों पर गतिरोध है, उन सभी विषयों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। उसके बाद सभी विषयों पर वापस चर्चा कर अंतिम हल निकाला जाएगा। वार्ता के बाद संघर्ष समिति सदस्य हनुमानगढ़ विधायक चौधरी विनोद कुमार से भी मिले। विधायक ने पूरे मसले पर बहुत ही सकारात्मक रुख दिखाते हुए चिकित्सा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वैभव गलरिया से दूरभाष पर बात की और इस मसले पर नागरिक हित में निर्णय लेने के लिए कहा। विधायक ने संघर्ष समिति की मांगों से इत्तेफाक रखते हुए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। दोनों पक्षों के बीच बैठक सकारात्मक रही। सकारात्मक हल निकालने के प्रयास किए गए। तकनीकी विशेषज्ञों की टीम आने के बाद सभी मुद्दों पर वापस विचार विमर्श किया जाएगा। अगले दौर की वार्ता में नागरिकों के हित में हल निकालने का प्रयास किया जाएगा। संघर्ष समिति के सदस्यों ने बताया कि जब तक कोई ठोस निर्णय नहीं होता, तब तक धरना व प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति का एक शिष्टमंडल कल जो मुख्य शासन सचिव है चिकित्सा शिक्षा विभाग के वैभव गलरिया जी, उनसे हम लोग मिले। वार्ता काफ़ी सकारात्मक रही। उनको हमने जो भी हमारा विषय था वो रखा। जो हमारा जिला चिकित्सालय हमने मांग रखी कि उसको मेडिकल कॉलेज से संबंध हॉस्पिटल रखा जाए और यहाँ पर अतिरिक्त जो है 100 ओपीडी की सीट्स जो है वो बढ़ाई जाए और साथ में जो भी बजट इसके लिए एकमुश्त जो बजट राशि चाहे तो जो पहले 120 करोड़ रुपए है वो या अन्य राज्य सरकार जो भी बजट है वो जारी करें। तो वार्ता वैभव जो मुख्य शासन सचिव थे उन्होंने भी बड़ा सकारात्मकता से हमारी बात सुना, काफ़ी समय दिया और जो हमारे यहाँ के जो स्थानीय विधायक जी हैं उनके सामने भी विषय रहा तो उन्होंने भी बड़ी सकारात्मकता के साथ उन्होंने मुख्य शासन सचिव से भी बात करी और उनका भी रवैया काफ़ी सकारात्मक रहा और इन सब सारी बातों को देखते हुए हमें लगता है कि जल्द ही बहुत सकारात्मक परिणाम हमारे जिला चिकित्सालय के लिए आएंगे। और अभी वक्त है एक ब्रेक का।
स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा। जिला संयोजक सुरेंद्र बेनीवाल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में हालात काफी बुरी है। यहाँ बनी डिग्गियों की वर्षों से सफाई नहीं हुई और इनमें मरे हुए पक्षी पाए गए हैं। इसमें ज्यादातर जगह पर पाइपलाइन लीक है। ज्ञापन में लीकेज की समस्या का 15 दिन में समाधान करवाने की मांग की गई। नगर परिषद क्षेत्र में 300 के आसपास लीकेज है। बार बार शिकायत होने पर भी उनको दुरुस्त नहीं करवाया जा रहा है। लोग राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत करते हैं, उनकी रिपोर्टिंग कर देते हैं कि साहब हमने दुरुस्त कर दिया है और लोगों को गंदा पानी पिलाया जा रहा है। टाउन में ओवरब्रिज के नीचे कम से कम 2 महीने से लीकेज है। कल्याण भूमि रोड पे 300 मीटर के दायरे में साल में 365 दिन में से 300 दिन लीकेज रहते हैं, लेकिन इन अधिकारियों को दिखाई नहीं देता है। आज ग्रामीण क्षेत्र के हालात बद से बदतर है। मुंडा गांव में जो पानी भंडारण की डिग्गी बनी है, वो पानी जैसे लगता है जैसे फैक्ट्री का सीधा जो है वो डिस्पोजल डाला गया है। फिल्टर करने की कोई व्यवस्था नहीं है। मुंडा गांव का फिल्टर पूरी तरह से तहस नहस है। पानी की सप्लाई पिछले 10 दिन से ठप पड़ी है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। अधिकारियों को फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं। कर्मचारियों को सूचना दी जाती है, कर्मचारी उसको गौर नहीं करते हैं। हमने इस मुद्दे को लेकर के पहले भी एक कैंपेन चलाया था और अब जो है हम अंतिम बार अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में आकर के उनसे निवेदन कर रहे हैं कि या तो 15 दिवस में जो है वो लीकेज से संबंधित समस्याओं को जो है वो दुरुस्त कराएं, अन्यथा 15 दिन के बाद हम पड़ाव डालने को मजबूर होंगे। गांव जोरावरपुरा के राजकीय विद्यालय में कक्षा 10वीं में अध्ययनरत छात्रा से छेड़छाड़ करने व धमकाने के प्रकरण में प्रधानाचार्य को क्लीन चिट देने के विरोध में जनवादी नौजवान सभा की जिला कमेटी के 4 सदस्यों ने पूर्व घोषणा अनुसार 24 घंटे की भूख हड़ताल शुरू कर दी है। भूख हड़ताल जंक्शन के शहीद भगत सिंह चौक पर शुरू की गई है। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा की तरफ से पूरे घोषित कार्यक्रम के अनुसार यहाँ भगत सिंह चौक पर 24 घंटे की हमारे नौजवान साथियों ने भूख हड़ताल की है। ये इस बात के लिए है कि जोरावरपुरा की घटना, एक नाबालिग बच्ची उसके साथ छेड़खानी होती है और पुलिस उस बच्ची को जाकर के धमकाती है और वहाँ के प्रिंसिपल को गिरफ्तार नहीं करती है, उसको क्लीन चिट देती है। हम ये कहना चाहते हैं कि लगातार बच्चियां एक सरकार नारा दे रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये कैसा नारा है? बच्चों के साथ छेड़खानी हो रही है, लगातार बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको घरों से निकलने तक की पाबंदी है। इस बात को लेकर के भारत की जनवादी नौजवान सभा की जिला कमेटी के तमाम साथी यहाँ 24 घंटे की भूख हड़ताल पे बैठे और ये प्रशासन से और सरकार से मांग करते हैं कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो और जो भी प्रिंसिपल है उसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।